भाई बहन के प्यार के बंधन, रक्षाबंधन की असीम शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के सुबह 9 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बुलेटिन में आज बात होगी देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 51,000 से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर अब 65.44% हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके स्वास्थ्य की जानकारी देंगे आपको। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि 8 अगस्त से प्रभावी होंगे। नए दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही कोरोना आपदा से निपटने के लिए शुरू की गई 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। इस पर हम डालेंगे विस्तार से नजर। इसके अलावा देश और दुनिया की होंगी तमाम अहम और बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 51,000 से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हुए। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटों में एक दिन में अब तक सबसे अधिक मरीजों के ठीक होने के साथ ही इस बीमारी से ठीक होने की दर अब तक की सबसे अधिक 65.44% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मुताबिक देश में अब तक 11,45,629 कोविड रोगी ठीक हुए हैं। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.13% रह गई है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो गई। 5,67,730 रोगियों का इलाज चल रहा है। और इसी बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 4,63,172 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,98,21,831 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 1,344 जांच केंद्रों में 913 सरकारी और 431 निजी प्रयोगशालाएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन वे डॉक्टरों के परामर्श पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अमित शाह ने बताया कि कोविड-19 के लक्षण पाए जाने के बाद से उन्होंने जांच कराई थी। गृह मंत्री ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इलाज पर एम्स की टीम भी नजर रखेगी। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एक टीम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने अमित शाह के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति एक मिसाल रही है। कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से के जल्द ठीक होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर जल्द से जल्द अमित शाह के स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अपने नेतृत्व व मार्गदर्शन से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को नई दिशा दी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। येदियुरप्पा ने बीते कुछ दिनों के दौरान अपने संपर्क में आए लोगों से भी अपना ध्यान रखने और पृथकवास में रहने का अनुरोध किया है। कोरोना संक्रमण के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी संक्रमित पाए गए हैं। हल्का संक्रमण होने के कारण उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की रविवार को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट करके दी। ट्विटर पर जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि डॉक्टर की सलाह पर मैं अपने आवास पर ही होम क्वारंटीन हूं। इसके अलावा उन्होंने सभी से अपील की है कि पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे पहले रविवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन हो गया। उनका लखनऊ स्थित एसपीजीआई में इलाज चल रहा था। कमला रानी यूपी की प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी। वो 18 जुलाई को कोरोना संक्रमित हो गई थी।
जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये कहा है कि अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस संक्रमितों को स्मार्टफोन और टैबलेट के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, ताकि वे अपने परिवार और मित्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें और इससे मरीजों को मानसिक तौर पर मदद मिलेगी। वैसे तो अस्पतालों में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन मरीजों के परिजन द्वारा शिकायत मिलने पर इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि यंत्रों को संक्रमण मुक्त करने और मरीजों और परिवारों के बीच संपर्क के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के वास्ते अस्पताल उचित नियम बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न अस्पतालों के कोविड-19 वार्ड और आईसीयू में भर्ती मरीजों की मनोवैज्ञानिक जरूरतों का प्रशासनिक और चिकित्सकीय दलों को ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 8 अगस्त से प्रभावी होंगे। दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक शपथ पत्र देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे, जिसमें से 7 दिन के संस्थागत क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा और बाकी के 7 दिन गृह क्वारंटीन के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि केवल विशेष मामलों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 साल अथवा उससे कम उम्र के बच्चों वाले अभिभावकों को 14 दिनों के गृह क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। मगर वे ऐसी छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पहुंचने से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा पोर्टल पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक यात्री यहां पहुंचने पर RT-PCR परीक्षण में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि वाली रिपोर्ट जमा करके संस्थागत क्वारंटीन से छूट की मांग कर सकते हैं। ये परीक्षण यात्रा शुरू करने के पहले 96 घंटों के भीतर किया गया होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में पहले से कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 961 नए मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण से एक दिन में 1186 लोग ठीक हुए। राजधानी में आंकड़ा बढ़कर 1,37,677 हो गया है और अब तक 1,23,317 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान के लिए 10,63,669 परीक्षण किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 89.56% हो चुका है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि राज्य के कुछ बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में ऐसे मामलों में कमी आई है। बिहार में कोविड की जांच क्षमता का लक्ष्य प्रतिदिन 50,000 तय किया गया है। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सिर्फ एक दिन का होगा। पहले सत्र का वक्त 3 से 6 अगस्त तक तय था, लेकिन अब इसकी सिर्फ एक ही बैठक होगी। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड परीक्षण सुविधा बढ़ाने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीजन और RT-PCR जांच की अनुमति दी है और इसी सिलसिले में निजी संस्थानों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। असम सरकार ने राज्य में गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के सख्त पालन के साथ साथ मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी गई है। मॉल और जिम सोमवार से शुक्रवार तक काम कर सकते हैं। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की कहीं भी जाने पर सख्त पाबंदी होगी। और इसी बीच असम में दूसरा प्लाज्मा बैंक तेजपुर मेडिकल कॉलेज में खोला गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,79,60,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,87,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां भी अब तक 46,62,800 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,54,800 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में अब तक 27,07,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 93,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर एक चेतावनी जारी की है। संगठन का ये कहना है कि कोरोना वायरस लंबे समय के लिए रह सकता है, क्योंकि विशेष रूप से एशिया में उच्च जनसंख्या वाले देशों में हाल के दिनों में नए मामले में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। दुनिया के अधिकांश देश कोविड-19 महामारी की चपेट में आ चुके हैं। विशेष रूप से एशिया के देशों में वृद्धि में चिंता का जो कारण है, संगठन का यह भी कहना है कि इसका मुख्य कारण अधिकांश एशियाई देशों में भारी आबादी और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां हैं। हाल के ही दिनों में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी जारी है। और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए राहत बनकर आई है।
कोरोना आपदा से निपटने के लिए शुरू की गई 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। अब इस स्कीम के तहत एमएसएमई के अलावा डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गारंटी मुफ्त लोन ले सकते हैं। साथ ही सरकार ने इस स्कीम में लोन आउटस्टैंडिंग की सीमा को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। जिन एमएसएमई कंपनियों पर 50 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है, वो भी इस स्कीम के तहत फायदा ले सकते हैं। स्कीम के तहत गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई मुश्किलों को देखते हुए इससे निपटने के लिए व्यापारिक संगठनों ने सरकार से राहत की मांग की थी और इसके बाद ही सरकार ने मई में एमएसएमई के लिए ECLGM स्कीम की घोषणा की थी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कारोबार को इस स्कीम का लाभ देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने जून में एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया। नई परिभाषा 1 जुलाई से लागू हो गई है। संसद की वित्तीय समितियों ने 2020-21 में पड़ताल के लिए विषयों के चयन के साथ ही कामकाज आरंभ कर दिया है। पीएससी ने कई विषयों की पड़ताल आरंभ की है। वहीं नवगठित सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने भी जांच पड़ताल के लिए 24 अहम विषयों का चयन किया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने 2020-21 में जांच पड़ताल के लिए 24 विषयों का चयन किया है। समिति सरकारी उपक्रमों की रिपोर्ट्स और लेखाओं की जांच के साथ उनकी स्वायत्तता और दक्षता की जांच पड़ताल करती है। समिति ये भी देखती है कि इनकी व्यवस्था ठोस कारोबारी सिद्धांतों और उचित वाणिज्य प्रथाओं के तहत हो रही है या नहीं। समिति ने 11 उपक्रमों की गहन पड़ताल का फैसला किया है। इनमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NBCC लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, NTPC, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल है। समिति ने 8 क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज की पड़ताल का फैसला किया है। साथ ही कई 5 ऑडिट आधारित पड़ताल होगी। इनमें शामिल है सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां, पावर सेक्टर के उपक्रमों और कोल इंडिया का CSR में योगदान, केंद्रीय उपक्रमों में कॉरपोरेट गवर्नेंस, स्टील सेक्टर के उपक्रमों की समीक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा, महारत्न PSU में अनुसंधान विकास गतिविधियों का मूल्यांकन। प्राक्कलन समिति ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में अहम विषयों को पड़ताल के लिए चुना है। ये 22 सदस्यों वाली समिति है। इसमें राज्यसभा से 7 सदस्य प्रसन्न आचार्य, बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, अनिल देसाई, जोगनीपल्ली संतोष कुमार, ओम प्रकाश माथुर, सुरेंद्र सिंह नागर और M षणमुगम शामिल हैं। बाकी 15 सदस्य लोकसभा से हैं। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए रविवार को भारतीय और चीनी सेना के शीर्ष कमांडरों के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। तकरीबन 11 घंटे तक चली बातचीत के दौरान भारत ने पैंगोंग त्सो और टकराव वाले अन्य क्षेत्रों से जल्द चीनी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी को लेकर दबाव बनाया। बैठक में LAC पर चीन की तरफ से मालडो में सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात 10 बजे के बाद तक जारी रही। भारतीय दल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी दल का नेतृत्व दक्षिण सिंजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लीन कर रहे थे। बातचीत में भारतीय पक्ष ने पैंगोंग त्सो के फिंगर इलाके से लेकर टकराव वाले सभी क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की यथाशीघ्र पूर्ण वापसी और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले वाली स्थिति की बहाली पर जोर दिया। भारत ने ये साफ कर दिया है कि चीन को फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच से अपने सैनिकों को हटाना होगा। कोर कमांडर स्तर की पिछली वार्ता 14 जुलाई को हुई थी, जो कि करीब 15 घंटे चली थी। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अब खबर अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य शिलान्यास की। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उल्लास में अयोध्या डूबी हुई है। 5 अगस्त को होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के लिए 3 दिन तक चलने वाला भूमि पूजन अनुष्ठान आज गणपति पूजा से शुरू होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक गणपति पूजा के बाद पहले दिन राज्य अनुष्ठान शुरू होने के बाद से पंचांग पीठ पूजन होगा। मंगलवार को रामाचार्य पूजा होगी। इसके बाद 5 अगस्त को शिलान्यास के कार्यक्रम से पहले वेदी पूजन संपन्न करा लिया जाएगा और इसी बीच 5 अगस्त तक मनाए जाने वाले दीपोत्सव की भी तैयारी है। इस सिलसिले में अयोध्या में सभी मंदिरों और घरों में रंग बिरंगे मिट्टी के दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के लिए आज से शुरू हो रहे 3 दिन के भूमि पूजन अनुष्ठान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर अयोध्या आ रहे हैं। भव्य मंदिर के निर्माण के लिए देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों से पावन मिट्टी और जल पहले ही लिया जा चुका है। इन्हीं तैयारियों के बीच भूमि पूजन वाले दिन रामलला को पहनाए जाने वाले वस्त्र भी तैयार हो गए हैं। ये सुंदर मनोहर वस्त्र श्री रामलला के हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन विशेष तौर पर तैयार किए गए ये वस्त्र रामलला को पहनाए जाएंगे। ये मखमल के कपड़े से बने हुए हैं और इस पर कई तरह के रत्न लगाए गए हैं। भगवान राम के अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम भक्त हनुमान के लिए भी खास कपड़े बनाए गए हैं। रामदल सेवा ट्रस्ट के पंडित कल्की राम इन पोशाकों को रविवार को यहां पर लेकर आए हैं। भूमि पूजन के दिन आधारशिला रखे जाने के साथ ही जय श्री राम की पताका भी फहराई जाएगी। इसके अलावा वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों से पावन मिट्टी और जल भव्य मंदिर के निर्माण हेतु अयोध्या पहुंच चुका है। भगवान राम के बचपन से लेकर राज तिलक तक के सफर को दिखाती ये मूर्तियां भी लगभग बनकर तैयार हैं। इन्हें असम से कलाकार रंजीत मंडल ने बनाया है। रामायण के वाल्मीकि रामायण की सारे दृश्य इस मूर्ति में देने का हम प्रयास किए हैं, जिसमें आपको पुत्रष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक की मूर्तियाँ बनेगा। जो हमारे पास है अभी सीताहरण तक मूर्तियाँ तैयार हो चुके हैं और अभी वर्तमान में कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। शासन और प्रशासन इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने में जुटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हफ्ते भर के अंदर आज दूसरी बार अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया था। भूमि पूजन के खास दिन को लेकर कई दिनों से अयोध्या में तैयारियां चल रही थी। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम वाले दिन शहर में 3500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इनके अलावा 4 अगस्त से ही बाहरी लोगों का प्रवेश अयोध्या में बंद हो जाएगा और सीमाएं सील कर दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 450 साल से भी पुराने अयोध्या विवाद के मामले में कई उतार चढ़ाव आए। 9 नवंबर 2019 की तारीख इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई, जब अयोध्या जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जमीन का हक राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया। आइए जानते हैं अयोध्या विवाद का इतिहास। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने इसके बाद रामलला विराजमान को अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंदिर बनाने के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए और कहा कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी।
एएसआई के मुताबिक मंदिर के ढांचे के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। 30 सितंबर 2010 को जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एसयू खान और जस्टिस डीवी शर्मा की बेंच ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और बाकी बचा हुआ तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। बेंच ने इस फैसले के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ही आधार माना था। इसके अलावा भगवान राम के जन्म होने की मान्यता को भी फैसले में शामिल किया गया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस मामले में कई और याचिकाएं दायर हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। अयोध्या में राम निर्माण के लिए जून 1989 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू कर मंदिर आंदोलन को नया मोड़ दिया। वहीं 9 नवंबर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। लिब्राहन आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग को रिपोर्ट देने में 17 साल लग गए थे। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था। कई सालों से चले आ रहे अयोध्या विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसका देश में स्वागत किया गया। शांतिपूर्ण माहौल में अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राम मंदिर निर्माण के काम को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रामायण को करुणा, सहानुभूति, समावेश, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतंत्र का आधार करार देते हुए कहा कि यही हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के लिए अनुकरणीय मानदंड बन सकता है और इसे हमें अपने राजनीतिक, न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने 17 भाषाओं में अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखे लेख में कहा कि इस सुअवसर पर जब 5 अगस्त 2020 को श्री राम के प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे और जन आकांक्षाओं के अनुरूप एक वैभवशाली मंदिर का निर्माण करेंगे, हम भारत के इस महाग्रंथ रामायण के सार्वकालिक सार्वभौमिक संदेश को समझें, उसका प्रसार करें, उन आधारभूत मूल्यों और मर्यादाओं से अपने जीवन को समृद्ध करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के विश्व दर्शन की व्यापकता को समझने के लिए भारत के इस आदि महाकाव्य रामायण का अध्ययन करें। हमारे संस्कारों, जीवन मूल्यों, हमारी संस्कृति को पहचानने के लिए रामायण को पढ़ें। अपनी भाषाई और वैचारिक समृद्धि को समझने के लिए रामायण का अनुशीलन करें। उपराष्ट्रपति ने पोस्ट में लिखा कि कुछ दिन बाद हम सभी अयोध्या में हो रहे एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी होंगे। एक ऐसा अवसर जो हम सबको अपनी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे आदर्शों से जोड़ेगा। एक ऐसा आयोजन जो हमें लगभग 2000 साल पहले लिखी हमारी संस्कृति की कालजयी कृति रामायण का स्मरण दिलाएगा। रामायण हमारी साझा चेतना का अभिन्न हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये अवसर समाज के आध्यात्मिक अभ्युदय को प्रशस्त कर सकता है, बशर्ते हम रामायण में निहित जीवन संदेश को समझें, उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें, एक ऐसी गाथा के रूप में देखें जिसमें धर्म और सदाचार के भारतीय दर्शन को पिरोया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वेद और संस्कृत के विद्वान आर्थर एंटनी मैकडॉनल्ड के अनुसार भारतीय ग्रंथों में वर्णित राम मूलतः पंथ निरपेक्ष है। रामायण ने भारत ही नहीं बल्कि जावा, बाली, मलाया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे अनेक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अनेक साहित्यकारों, कथाकारों, कवियों, लोक कलाकारों, उनके संगीत, नाटकों, नृत्य नाटिकाओं को भी प्रभावित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्रेन में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख जताते हुए हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विभागीय जांच समिति गठित की है। दुर्घटना में 11 व्यक्तियों की मौत हो गई। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। साथ ही घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की। विशाखापत्तनम में HSL में 70 टन की भारी भरकम क्रेन गिर गई, जिसमें दबकर 11 लोगों की मौत हो गई। पोत बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के 75 साल के इतिहास में ये पहली घटना है। मृतकों में 4 HSL के कर्मचारी हैं, जबकि 7 अन्य अनुबंध कंपनी के कामगार हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल सोना तस्करी मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि और 6 स्थानों पर तलाशी ली। तिरुवनंतपुरम स्थित UAE के वाणिज्य दूतावास में राजनयिक माध्यमों से सोने की तस्करी के मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने केरल में एक राजनयिक बैगेज से 14.82 करोड़ रुपए मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में 10 जुलाई को 5 जांच संभाली और तस्करी में कथित रूप से शामिल रहने के सिलसिले में एक महिला संदिग्ध समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भाई बहन का रिश्ता बेहद ही खूबसूरत और प्यारा होता है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन यानी कि राखी का पर्व भाई बहन के प्यार का त्योहार है, रिश्तों की मजबूती का त्योहार है। वक्त बदला, लेकिन भाई बहन के बीच का प्यार, सम्मान, भावनाओं की डोर से बंधा ये त्योहार कभी नहीं बदला। रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों को बधाई। राखी प्रेम और विश्वास का अटूट धागा है जो बहनों को भाइयों से जोड़ता है। आइए आज हम सब महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प दोहराएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राखी भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है जो नारी की गरिमा और सम्मान की रक्षा की अपेक्षा भी करती है। परिवार और समाज में माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और उनका सशक्तिकरण सभी का दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन को लेकर अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस संस्कृत भाषा के प्राचीनतम भाषा होने की वजह से मनाया जाता है। सौंदर्य और रसों से भरी इस भाषा को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देवभाषा संस्कृत लगभग सभी वेद पुराणों की भाषा है, इसलिए इस भाषा के प्रति लोग पूजनीय भाव रखते हैं और इसे देव भाषा कहते हैं। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। एक बार आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।